वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 6 जो कि है उत्तक, जिसकी हम आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले जानेंगे कि उत्तक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब आपने इससे नेक्स्ट वाले वीडियो या इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपने कोशिका को पढ़ा था कि पादप एवं जीवों की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। लेकिन जब कोशिका जो होती हैं वो एक कोशिकीय के जीव में कोशिका ही सब कुछ होती हैं, यानी एक कोशिकीय के जीवों में सभी कार्य कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कोशिका या कोशिका समूह होते हैं, और जो कोशिका समूह होते हैं उन्हीं उनको ही उत्तक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक ही तरह के कार्यों को संपन्न करने वाली कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो एक निश्चित तरह के कार्य करता है वो उत्तक कहलाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स, जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होते हैं, जैसे उसका अंतर्गण हो, पाचन हो या उत्सर्जन हो। लेकिन जब बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें प्रत्येक के लिए अलग अलग कोशिका होती है और उन कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होते हैं, ताकि वे उत्तक उस कार्य को अधिक क्षमता के साथ कर सकते हैं। यानी कि जब कोशिकाएं अलग अलग, जब एक ही तरह की कोशिकाएं एक ही कार्य को करने के लिए एक समूह बना लेती हैं तो उनकी क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए वे उत्तक का निर्माण करते हैं ताकि उनकी क्षमता कार्य करने की बढ़ जाए। उत्तक कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे रक्त भी एक उत्तक है, यानी कि रक्त हजारों कोशिकाओं लाखों कोशिकाओं का एक समूह है, इसलिए इसे उत्तक भी कहते हैं। ये एक उत्तक है। और जंतु पादप कोशिका में फ्लोएम एक उत्तक का उदाहरण है। इसी प्रकार के से मानव शरीर में रक्त के अलावा पेशी उत्तक भी हैं। अब हम जानेंगे कि जो जंतु उत्तक और वो पादप उत्तक होते हैं वो क्या एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं या इनमें अंतर होते हैं। जंतु उत्तक वर्सेज पादप उत्तक। क्या जंतु उत्तक और पादप उत्तक एक तरह के ही होते हैं या इनमें संरचनात्मक या किस तरह की भिन्नताएं होती हैं, वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जो पादप होते हैं वो पहली बात तो गति नहीं करते हैं, वो स्थिर होते हैं। तो उसके उत्तक भी उसी प्रकार के होते हैं। तो उनके उत्तकों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पादप होते हैं उनको सहारा देना ही उत्तक पादप उत्तकों का मुख्य कार्य होता है। दूसरा, उनको संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना, यानी कि उनकी जो संरचना होती है, कठोर संरचना, उसे प्रदान करने का मुख्य कार्य ये उत्तक का होता है। और जो पादप के उत्तक होते हैं वो अधिकांशतः मृत उत्तक होते हैं, क्योंकि उन्हें गति की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो पौधे की संरचनात्मक
संरचनात्मक जो ढांचा होता है उसे स्थिर रखने के लिए इन ऊतकों की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश ऊतक जो होते हैं पादपों के, वो मृत ऊतक होते हैं। और ये मृत ऊतक भी जीवित ऊतकों के बराबर ही जो पादपों को है वो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं और इनका अनुरक्षण करते हैं। जैसे जो पौधा होते हैं, पौधा या पेड़ होता है, उसकी जो बाहरी साल होती है वो कठोर होती है, यानी वो मृत ऊतकों से बनी हुई होती हैं। और उनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो पौधे के अंदरूनी भाग हैं उनका जो अनुरक्षण करना, ये उन ऊतकों का मुख्य कार्य होता है। इसलिए ये अनुरक्षण का कार्य भी करती है। तो इस तरह के कार्य जो पादपों के ऊतक हैं वो इन तरह के कार्य को संपन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जंतु कोशिकाएं होती हैं या जंतु ऊतक होते हैं, जंतुओं का मुख्य कार्य गति होता है। वो गति करते हैं भोजन की तलाश में या आश्रय की तलाश में, वो गति करते रहते हैं। तो उनके लिए ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो जंतु ऊतक जो है वो ऊर्जा का अधिक खर्च करते हैं। और जो जंतु ऊतक होते हैं वो अधिकांश जीवित ऊतक होते हैं। और इनके अलावा जो जंतु ऊतक और पादप ऊतक में जो भिन्नता है वो इन्हें इनके विभाजन या जो वृद्धि करते हैं ये इस प्रकार से भी इन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे जो पादप ऊतक होते हैं वो कुछ क्षेत्रों में ही, सीमित क्षेत्रों में, यानी कि ये सीमित क्षेत्रों में ही वृद्धि करते हैं। जैसे कि जो पादप है उसकी मुख्यतः या तो जड़ों में वृद्धि होगी, या उसके पत्तियों में वृद्धि होगी, या उसका तना मोटा होगा। इसके अलावा इसके अन्य भागों में वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो पादप ऊतक का जो वृद्धि क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है, यानी ये कुछ ही क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं। इसके आधार पर इसको जो पादप ऊतक हैं उनको दो भागों में भी बांटा गया है। पहला वृद्धि ऊतक होता है और जो दूसरा होता है वो स्थायी ऊतक होता है। लेकिन जो जंतु ऊतक है उनमें कोई ये सीमित क्षेत्र नहीं है, असीमित क्षेत्र है वृद्धि का। जीवन पर्यंत जो जंतु ऊतक हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, उनमें वृद्धि होती ही रहती है। तो अब हम इनके जाने के बाद हमने ऊतकों का एक परिचय जान लिया है कि ऊतक किसे कहते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को संपन्न करने के लिए, यानी अपनी कार्य क्षमता उस कार्य के प्रति बढ़ाने के लिए ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक में सामान्यतः एक ही तरह के कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अब ऊतक कौन कौन से होते हैं? पहला तो जंतु ऊतक हमने अलग देख लिया है, पादप ऊतक की भी विशेषताएं हमने देख ली है। अब हम इनके भागों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पादप ऊतक। पादप ऊतक दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है वृद्धि या विभाज्योतक। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य वृद्धि करना या विभाजन द्वारा वृद्धि करना होता है। तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम इनके भागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो विभाज्योतक होता है या वृद्धि ऊतक होता है, इसके भी तीन भाग हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है शीर्षस्थ विभाज्योतक।
जो दूसरा है वो है पार्श्वीय विभाज्योतक, जिसका एक उदाहरण है कैम्बियम। ये जो तना होता है उसकी अंदरूनी साल में पाया जाता है उत्तक। इसका जो तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा भाग है वो है अंतःवृष्ट विभाज्योतक। और जो पादप उत्तक में जो सेकंड उत्तक है यानी जो जिसका दूसरा उत्तक है उसे कहते हैं स्थायी उत्तक। यह मुख्यतः जो वर्धी उत्तक होते हैं इनके परिपक्व होने के बाद ये स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये स्थायी उत्तक को हम मृत उत्तक भी कहते हैं। ये मृत उत्तक होते हैं और ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें पहला है सरल स्थायी उत्तक, और जो दूसरा है वो है जटिल स्थायी उत्तक। और जो सरल स्थायी उत्तक है इसके अंदर भी तीन प्रकार के उत्तक होते हैं। उसमें पहला होता है पैरेनकाइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्केलेनेकाइमा। पैरेनकाइमा को मृदु उत्तक भी कहते हैं। कोलेनकाइमा को स्थूलकोण उत्तक कहते हैं, और जो स्केलेनकाइमा है इसको हिंदी में दृढ़ उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जटिल उत्तक। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम उत्तक, और जो दूसरा होता है वो होता है फ्लोएम उत्तक। और इनको हम सहवन उत्तक नाम से भी जाते हैं या सहवन बंडल नाम से भी जानते हैं। इनका मुख्य कार्य जल और जो पौधों द्वारा भोजन बनता है उन्हें पत्तियों द्वारा जो पौधे में भोजन बनता है उन्हें एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य इनका होता है। ये हो गए पादप उत्तक, जिसमें पहला वर्धी उत्तक, दूसरा स्थायी उत्तक या विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक में तीन भाग, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वष्टि विभाज्य उत्तक। और स्थायी उत्तक में सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक, जिसके ये तीन भाग हैं। इसमें पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और जटिल स्थायी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम। अब बारी है जंतु उत्तक की। हेडिंग डाल देंगे जंतु उत्तक, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियम उत्तक। जिसे हिंदी में उपकला उत्तक कहते हैं। उपकला जो उत्तक होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं, सरल उपकला उत्तक
और संयुक्त उपकला ऊतक। जो सरल उपकला ऊतक होता है उसमें सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी और छद्म स्तरित सरल उपकला ऊतक होते हैं। ये इस उपकला ऊतक के भाग हैं। और जो सेकंड होता है वो होता है संयुक्त उपकला ऊतक। जिसे संयुक्त एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम ऊतकों के जंतु और पादप ऊतकों के भागों के बारे में जान रहे हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से आगे वाले पार्ट में हम जानेंगे। तो इस संयुक्त उपकला ऊतक में दो तरह के ऊतक होते हैं। पहला होता है स्तरित संयुक्त एपिथेलियम ऊतक और दूसरा होता है परिवर्ती संयुक्त एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक के बाद जो है जंतु ऊतक में दूसरा होता है संयोजी ऊतक। जिसके अंदर तरल एवं सहवन्य संयोजी ऊतक और जो दूसरा होता है इसमें वास्तविक संयोजी ऊतक और जो इसमें तीसरा होता है वो कंकाल ऊतक होता है। इसमें अस्थियां और उपास्थियां होती हैं और जो मानव का रक्त है रुधिर वो तरल एवं सहवन्य ऊतक में आता है। रुधिर और लसिका इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है जंतु ऊतक में वो है पेशी ऊतक। तीसरा पेशीय ऊतक। इसके अंदर मुख्यतः तीन भाग हैं इसके भी। रेखित पेशीय ऊतक, दूसरा है अरेखित पेशीय ऊतक, तीसरा है हृदय या कॉर्डिया पेशीय ऊतक। और जो चौथा है वो है तंत्रिका ऊतक। तो इस प्रकार से जो पादप ऊतक में वृद्धि ऊतक और स्थायी ऊतक, और जंतु ऊतक में एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, इन सब ऊतकों के बारे में हम विस्तारित रूप से हम इस अध्याय के वीडियो के पार्ट 2 में हम इन्हें विस्तारित रूप से एक को पॉइंट बाय पॉइंट और इसके व्याख्या करके हम जानेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल NCERT सीखो पर बने रहना, इसको सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।